हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम इंटरव्यू पढ़ने वाले हैं पॉल टोडर जोन्स का। तो फिर जैक डी स्वैगर बताते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर रहे हैं पॉल टोडर जोनस। और इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कितने बड़े ट्रेडर हैं कि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट में, उसके बाद जो सबसे बड़ा मेजर फॉल आया था वो अक्टूबर 1987 के मंथ में आया था। एंड उसी मंथ में पॉल टोडर जोन्स का जो इनका एसेट कंपनी थी, मैनेजमेंट कंपनी थी, उसने 62% का प्रॉफिट जनरेट किया था उस पर्टिकुलर मंथ में, जिस मंथ में पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक कोलैप्स आया हुआ था। वो बताते हैं, जैक डी स्वैगर बताते हैं कि पॉल टोडर जोन्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर है। इस बात का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि ये एक ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने कंसेक्यूटिव 5 सालों तक ट्रिपल डिजिट में रिटर्न्स जनरेट करके दिए थे। जैक डी स्वैगर बता दें कि पॉल टोडर जोन्स एक ऐसे आदमी हैं जो कंटिन्यूसली अलग अलग वेंचर्स में एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और सभी जगह इनको काफ़ी ज़्यादा बड़ी सक्सेस प्राप्त हुई है। वो बताते हैं कि इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत एज अ ब्रोकर स्टार्ट की थी एंड ब्रोकिंग करते करते उनके जो सेकेंड ईयर में ही इन्होंने 1 मिलियन का जो कमीशन जनरेट करके दिया था। 1980s में ये न्यूयॉर्क चले गए थे कॉटन एक्सचेंज में और वहाँ पर भी 1 साल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके थे। और इतना ज़्यादा मतलब कि जो इनका प्रॉफिट का साइजेस रहते थे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े साइजेस रह सकते हैं। लेकिन अगर हम इनके जो महानता थी एज अ ट्रेडर उसको सिर्फ इतने कितने बड़े विनिंग साइज से उससे ना देखते हुए अगर हम कंसिस्टेंसी से भी देखें तो कंटिन्यूसली 3 साल के कंटिन्यूसली वहाँ पर न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज में काम करने के बाद सिर्फ इन्होंने 1 मंथ में लूजिंग मंथ फेस किया था। तो इतने बड़े ट्रेडर रहे पॉल जोनस। उसके बाद एज अ ट्रेडर इसके बाद ये कुछ टाइम के बाद 1984 में इन्होंने अपना करियर फिर से हल्का सा शिफ्ट किया, चेंज किया, नए वेंचर में घुसे और एक फंड मैनेजिंग, एक एसेट मैनेजिंग कंपनी इन्होंने स्टार्ट किया था जिसका नाम रखा था टोडर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, है ना। तो इस जब 1984 में इन्होंने स्टार्ट किया था तो इनके पास $1.5 मिलियन का कैपिटल था जिसको ये मैनेज कर रहे थे। एंड विद इन 4 ईयर्स 1988 में ये $300 मिलियन का एसेट मैनेज कर रहे थे। और इनकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी वो कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल थी वो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर किसी पर्टिकुलर आदमी ने 1984 में अगर $1000 लगाया रहा होगा इनकी कंपनी में तो 1988 में उनको वो $17000 का प्रॉफिट दे दिया होता। तो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल ये अलग अलग जिस वेंचर में भी हाथ डाले थे वहाँ पर हुए थे। पॉल टोडर जोन्स सिर्फ अपने ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि इनका जो लाइफ स्टाइल है और जो मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ये सबके नज़रों में रहते हैं वो इसलिए क्योंकि इनका लाइफ स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं, खुद का एक काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है, मेंशन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक छोटी साइज़ की खुद मेंटेन करते हैं, प्राइवेट, मतलब काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं जिसकी वजह से मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं पॉल जोनस। तो इसमें बहुत सारे हमने इंटरव्यू में बातें की हैं, जाना कि कैसे इन्होंने करियर की स्टार्ट की थी, क्यों सक्सेसफुल हुए, क्या ऐसी चीज़ें थे जो ये फॉलो करते रहे हैं, इनके मेंटर्स कौन रहे हैं, किस किस लोगों से इन्होंने सीखा। तो ये सब चीज़ों को जानेंगे इस इंटरव्यू में। तो चलिए बिना किसी देरी के डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स में चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो जैक डी स्वैगर पूछ रहे हैं पॉल टोडर जोनस से वो है कि किस प्रकार से आप सबसे पहले इंटरेस्टेड हुए थे ट्रेडिंग में। तो वो बताते हैं कि जब मैं अपने कॉलेज में था उस वक्त मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उस वक्त मेरे को रिचर्ड डेनिस के बारे में पता चला था कि कितने बड़े ट्रेडर हैं और कितने सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। तो वहाँ से मेरे अंदर फर्स्ट इंप्रेशन आया था ट्रेडिंग को लेकर। एंड उसके बाद मेरे जो अंकल थे वो भी, उनसे भी मैंने जब बात की थी, वो भी कुछ ट्रेडिंग वगैरह में इन्वॉल्व रहते थे। तो उन्होंने बताया कि रिचर्ड डेनिस बहुत ही ज़्यादा बड़े ट्रेडर हैं। तो यहाँ से मेरे थोड़ा करियर की शुरुआत हुई थी, थोड़ा फर्स्ट इंप्रेशन मुझे आया था। तो फिर ईयर 1976 में मैं अपने अंकल के पास गया कि अंकल मुझे भी कुछ ट्रेडिंग सिखाइए, आप जो कुछ जानते हैं। तो मेरे अंकल ने मुझे खुद सिखाने के बजाय उन्होंने मुझे इलीट टुलिप्स के पास भेज दिया जो कि काफ़ी बड़े कॉटन ट्रेडर थे उस टाइम पे। तो मैं उनके पास चला गया सीखने के लिए। स्वैगर पूछते हैं तो आपने अपने अंकल से सीखने के बजाय इलीट टुलिप्स के पास क्यों आपको भेज दिया आपके अंकल ने। तो बता दें कि मेरे अंकल जो थे वो कॉटन बिजनेस में थे, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस थे, वो ज़्यादा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं रहते थे, जबकि इलीट टुलिप्स कॉटन के ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहते थे। एंड मैं ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा मेरा रुझान था, इसलिए मैं अंकल के जाने के बजाय इलीट टुलिप्स के पास गया हुआ था। सबसे पहले आपने किस टाइप से काम से स्टार्ट किया था। पॉल बता रहे हैं कि मैंने सबसे पहले एज अ क्लर्क स्टार्ट किया था, फ्लोर एक्सचेंज में मैं एज अ क्लर्क काम करता था। एंड क्लर्क के साथ साथ में थोड़ा बहुत एनालिटिकल काम में भी किया करता था, एनालिटिकल स्टॉक्स को एनालाइज करने का काम किया करता था। तो ये काम मैंने वहाँ पर 6 मंथ किए थे। 6 मंथ करने के बाद मैं डायरेक्टली वहाँ से इलीट टुलिप्स के पास चला गया था उसके अंडर काम करने के लिए। स्वैगर पूछ रहे हैं आप इली से बहुत ज़्यादा कुछ सीखे हैं। येस, एब्सोल्युटली।
पॉल बताते हैं कि मैं इली से बहुत कुछ सीखा हूँ और मैं जहाँ तक जानता हूँ इली मेरे स्टार्टिंग करियर में सबसे बड़े ट्रेडर हैं जिनको मैं जानता हूँ। वो बताते हैं कि वो 300 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया करते थे कॉटन्स के। उस ज़माने में जब ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 30,000 का हुआ करता था, वो इतने बड़े साइजेस में कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड किया करते थे। सो अगर पूछते हैं किस प्रकार से ट्रेड करते थे, सिर्फ स्पेकुलेटर थे या फिर कैसे थे? एब्सोल्युटली वो प्योर स्पेकुलेटर थे बताते हैं पॉल। और वो बताते हैं कि वो इतने बड़े साइजेस में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया करते थे एंड उनके पास एक पर्सनल ब्रोकर था। तो फ्लोर में जब भी ये ट्रेड किया करते थे, क्या ट्रेड करने वाले हैं ये सबको पता रहता था। उसके बाद भी ये बोलते थे जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो जो सोचा हूँ मैं वो करने वाला हूँ। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था एंड इतने बड़े ट्रेड करते थे, वो भी ओपन सबके सामने। अच्छा, तो अगर हर कोई जानता था इली टुलिप्स क्या करने वाले हैं तो क्या उनसे उनको कुछ फ़र्क पड़ता था? वो बताते हैं कि नहीं, इनसे उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था। क्या अपने पोजीशंस को शो करते हैं ओपनली या फिर आप प्राइवेट रखना चाहते हैं? वो बताते हैं कि मैं पॉल बता रहे हैं खुद के पोजीशन के बारे में कि मैं जनरली ओपन नहीं करना चाहता हूँ, मैं प्राइवेट रखता हूँ। बट क्योंकि मेरे को वहाँ एक्सचेंज में काम करते हुए 5 से 7 साल हो गए हैं, तो लोगों को पता चल जाता है कि मैं कब ट्रेड कर रहा हूँ, कितनी क्वांटिटीज़ में कर रहा हूँ। एंड इली टुलिप्स उनको अल्टीमेटली ये ज्ञान दिए हुए थे कि यार देखो, आपका पोजीशंस को प्राइवेट रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर किसी को आपके पोजीशंस के बारे में पता चल भी जाता है ना, दैट इज़ जस्ट इंस्टेंटेनियस, वो कुछ टाइम के लिए रहेगा। अल्टीमेटली मार्केट को जहाँ जाना है मार्केट वहाँ जाएगी, इसलिए आपके पोजीशंस को छुपाने से कोई भी मतलब नहीं है। आपने इली टुलिप से और क्या सीखा था? वो बताते हैं कि इली टुलिप से मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी। तो एक चीज़ तो बता दी थी कि यार मार्केट में हमको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने की ज़रूरत है। और एक चीज़ तो समझ जाना है, यहाँ पर आए हैं तो हमको लात खाने के लिए हर वक्त रेडी रहना है। ये तो एक प्रकार का कैरेक्टर बिल्डिंग चीज़ें हो गई। और क्या सिखाया था आपने इली टुलिप्स ने आपको? वो बता रहे हैं कि इली टुलिप्स ने मुझे एक और चीज़ भी बताई थी कि किस प्रकार से वॉल्यूम्स को हम इस्तेमाल करते हैं। वो बता रहे थे कि जब हम बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करते हैं, तो हमको वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा बड़ा खेल हो जाता है। वो बता रहे हैं कि हमको कभी भी मार्केट जब ऑल टाइम हाई बना रही होती है या फिर ऑल टाइम लो बना रही होती है, कंटिन्यूसली लो बना रही होती है, उस वक्त तक नहीं रुकना चाहिए। वो बताते हैं कि जब भी अगर वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं ना, एक कॉन्स्टेंटली वॉल्यूम ज़्यादा होने के बाद अगर बहुत टाइम तक कम हो रहे हैं वॉल्यूम, हमको समझ जाना है कि वो टर्निंग पॉइंट हो रहा है उस पर्टिकुलर ट्रेंड का। एंड एक और भी चीज़ उन्होंने बताई थी, जब भी हम मार्केट में जाते हैं हमको एक चीज़ माइंड में रखना है कि जब हम चाहें तब हमको आउट नहीं होना है मार्केट से। जब मार्केट हमको लात मार के भगा रही होती है तब हमको आउट होना होता है। हम अपनी मर्जी से जब चाहें तब नहीं होना है। जब मार्केट हमको सिग्नल देती है, जब मार्केट भगाती है, तब हमको वहाँ से आउट होना है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लेसन मुझे मिले थे इली टुलिप्स के द्वारा। एक और क्या चीज़ लेसन आपको दिए हुए थे इली टुलिप्स में? बताया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन दिए थे। वो बताते थे कि जब भी कंटिन्यूसली कोई मार्केट ऑल टाइम हाइज बना रही होती है ना, यही वो बेस्ट टाइम होता है जब हम सेल कर सकें। वो बता रहे थे अगर आपको थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होना है बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा, तो आपको बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रखने पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस रखने पड़ते हैं बाकी लोगों से। सो अगर बोल रहे हैं आप तो अभी तक बहुत हज़ारों ट्रेड ले चुके होंगे, आपका ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रेड है जो आपको अभी तक याद है ना, आपको काफ़ी बड़ा लेसन दिया होगा? पॉल टुडर्स जोनस बताते हैं कि हाँ, एक ऐसा ट्रेड है। वो बताता है 1979 का कॉटन मार्केट। वो बताते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सारे लेसन सीखे हैं, बड़े बड़े लेसन, वो अपने सक्सेस से नहीं बल्कि अपने मिस्टेक से सीखा है। तो बताते हैं 1979 में एक कॉटन कॉन्ट्रैक्ट में मैं 400 कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉन्ग पोजीशंस बनाया हुआ था और वो उस टाइम रेंज कर रहा था 82 से 86 के आसपास। तो फिर एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा था एंड जब भी वो उस रेंज के बॉटम में आता था मैं वहाँ पर बाय किया करता था एंड जब भी वो रेंज के टॉप में जाता था मैं सेल कर देता था। इस प्रकार से मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज कर रहा था। एंड कुछ टाइम के बाद वो जो भी रेंज था ना, रेंज का स्टॉप लॉस को नीचे जाके हिट किया एंड तुरंत रिबाउंड कर गया 30-35 पॉइंट अप साइड में। तब फिर मैं थोड़ा उस वक्त मेरे को फील हुआ यार ये जो स्टॉप लॉस को टच करने आया है ये जानबूझ के लोगों को आउट करने के लिए आया है। एंड इस कन्विक्शन के साथ मैंने क्या किया था, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर से बाय कर लिया था। जो 82 के आसपास ट्रेड करे थे उसको मैंने 100 का बिड प्राइस देकर मैंने बाय करने को बोला अपने ब्रोकर को। और जैसे ही मैंने अपने ब्रोकर को बाय करने के लिए बोला तो उसने ऑर्डर लगाया, 90 को 100 पे ख़रीद लिया। एंड ये बात जैसे ही रेफको ब्रोकर, जो दूसरे अदर साइड के ब्रोकर थे, बड़े ब्रोकर, उनको पता चला, उन्होंने तुरंत सेल करने बोला। अपने जितने भी उनके पार्टनर्स थे सबको सेल करने के लिए बोला एंड कुछ उनका टेक्निक्स थी जो मुझे नहीं पता, सेल करने के लिए बोल दिया। अब जैसे ही वो सब सेल करने लगे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तो जैसे ही उसने सेल वगैरह ऑर्डर दिया, तुरंत मैं अपनी आंखों के सामने देखा कि वो 78 सेंट्स तक आ चुका था मेरा जो कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट था वो। एंड मैं ऑलरेडी 400 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग था और 100 मैंने और ऐड कर रखे थे। तो 500 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ मैं देख रहा था कि वो 78 तक आ चुका था। इतना में आसपास के और लोग मुझे आकर बोले कि भाई तुम क्या करने वाले हो, अगर तुम बाथरूम में जाके पेशाब करने वाले तो यहीं कर दो, यहीं पैंट में
पेशाब कर दो, इस प्रकार से कुछ बातें करने लगे। अब मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आया। मैंने अपने ब्रोकर को तुरंत बोला कि सेल करो, जितना ज़्यादा सेल कर सकते हो सेल करो। तो वहाँ पर उसने सेल किया, डे एंड तक वो सिर्फ 250 कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल कर सका था। एंड नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ तो डायरेक्टली लिमिट डाउन ओपन हुआ। लिमिट डाउन जैसे ही हटा उसके बाद हम फिर से सेल करने लगे। मैंने अपने ब्रोकर को बता रखा था, तो वो 150 कॉन्ट्रैक्ट और सेल कर पाया था नेक्स्ट डे। तो इस प्रकार से ये मेरे को बहुत ही बड़ा लॉस दिया था ये वाला सीन। तो आपने तो स्वैगर बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर रहे थे, अपनी मिस्टेक्स को पहचान चुके थे, बट स्टिल उसने बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट किया, राइट। पॉल टोडर जोनस बता रहे हैं कि हाँ, मैं गलती को तुरंत ही, जैसे ही मैंने मिस्टेक किया, विद इन सम मिनट्स मेरे को समझ आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एंड बट वो गलती को मेरे को सुधारने के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ा। एंड यहाँ पर जो मेरा जितना भी लॉसेस हुए थे ना, वो ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द कैपिटल जो मेरे अकाउंट का था वो वाइप आउट हो गया था इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो यहाँ से मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन समझ आई थी यार, कि हमको मार्केट के सामने ना हीरोइज़म दिखाने की ज़रूरत नहीं, हमको हीरोइक मोमेंट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। क्योंकि मार्केट के सामने अगर हम खुद हीरो बनना चाहेंगे तो मार्केट हमारा पूरा हीरो बनते निकाल देगा। दूसरी चीज़ जो बता रहे हैं कि ज़िंदगी में कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैंने बहुत बड़ी गलती क्या की थी कि मैं अगेंस्ट जो डायरेक्शन था वो मेरा रॉन्ग हो गया, वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, या फिर मैंने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स भी लूज़ नहीं किए थे यहाँ पर, राइट। बट जो गलती मेरी थी वो ये थी कि मेरा जो अकाउंट साइज़ था उसके कंपैरिजन में मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़रीद रखा था। दिस वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। तो यहाँ से जो मेरे को 2 लाइफ लेसन्स मिले ना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, मार्केट के सामने हीरो नहीं बनना है, ये जिसने मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा है, इसलिए इस ट्रेड को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब आपने इतनी बड़ी मिस्टेक की थी, आपको कितने साल हो गए थे मार्केट में? वो बता रहे हैं लगभग 3.5 साल हो चुके थे मुझे इस मोमेंट पर, जब मैंने गलती की थी। इस मोमेंट तक आप कितने ज़्यादा सक्सेसफुल थे जब इतनी बड़ी मिस्टेक की थी? बता रहे कितना सक्सेसफुल था कि मेरे जो क्लाइंट्स थे, है ना, उन्होंने अपने कैपिटल को ऑलमोस्ट 3 फोल्ड कर रखा था इस मोमेंट तक। एंड मैं जिस भी कंपनी में काम करता था वहाँ का मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर था, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रिटर्न्स मैंने जनरेट करके दिए थे। हाँ, मेरे क्लाइंट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था इस दौरान, बट जो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉडाउन था वो मैंने फेस किया था इसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो मैंने खुद को बोला, मिस्टर स्टूपिड, तुमको इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट, ओवर साइज़ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने की क्या ज़रूरत थी? क्यों तुम पीसफुल लाइफ परस्यू ऑफ हैप्पीनेस करने के बजाय परस्यू ऑफ पेन कर रहे हो, एक पीसफुल लाइफ जियो? तब मैंने डिसाइड किया था इस पर्टिकुलर ट्रेड के बाद कि भाई मेरे को डिसिप्लिन में रहना है, एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट वाले फॉर्मूलाज को फॉलो करूँ, परस्यू ऑफ हैप्पीनेस करूँगा, ना कि परस्यू ऑफ पेन करूँगा। तो क्या आपका ट्रेडिंग स्टाइल इस पर्टिकुलर ट्रेड के बाद कम्प्लीटली चेंज हो गया? येस, कम्प्लीटली चेंज इन द सेंस कि नाउ अब मैं पीसफुली ट्रेड करने लगा। पहले मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो था, बट एग्रेसिव के साथ साथ मेरे अंदर वो पीस नहीं था। तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा पीसफुल रहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन अपने अंदर डाल रखा है। स्वैगर पूछ रहे हैं कुछ ट्रेडिंग सेट ऑफ रूल्स जिसको आप कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, जिससे आपकी पूरी लिविंग चलती है ट्रेडिंग में। फर्स्ट चीज़, डोंट एवर एवरेज योर लूजर्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन। सेकेंड, डिक्रीज योर ट्रेडिंग वॉल्यूम व्हेन यू आर नॉट डूइंग गुड एंड इंक्रीज योर ट्रेडिंग वॉल्यूम व्हेन यू आर डूइंग वेरी गुड। वो बोल रहे हैं जब भी हम बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में हैं, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर लेना है, ट्रेडिंग वॉल्यूम को। जब भी हम बहुत बेकार पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं, अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम को बहुत कम कर लेना है, अपने लूजर्स को कभी एवरेज नहीं करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट लेसन, जब भी हम अपने कंट्रोल में नहीं है किसी पर्टिकुलर ट्रेड में, इट्स बेटर टू गेट आउट, तुरंत वहाँ से एग्जिट करना हमारे लिए ज़्यादा सही है। अगर कोई सा ट्रेड हमको नहीं समझ आ रहा है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू वेट एंड वॉच, है ना। हमको अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है, कभी भी उसमें एग्जिट मतलब एंट्री नहीं करना है, कूदना नहीं है। हमको जब चीज़ें समझ आई तभी हमको उसमें एक्ट करना है। एंड अगर हम किसी ट्रेड में और हमको चीज़ें नहीं समझ आ रही है तो हमको वहाँ से एग्जिट करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि दोबारा री एंट्री करना, दोबारा कन्फर्मेशन के साथ, वो ज़्यादा हमारे लिए ईजी होगा। बहुत ज़्यादा कंसर्न मत रहो कि आपका एंट्री पॉइंट क्या है, बस आप इस चीज़ के कंसर्न रहो कि आप यहाँ जब एंट्री किए उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप बुलिश हो या फिर बियरिश हो, ठीक है। अगर आप बुलिश हैं तो आपका एंट्री पॉइंट सही है, अगर बियरिश हैं एंड बियरिश ट्रेड लिया है तो भी वो एंट्री पॉइंट सही है। इस चीज़ से ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए कि मेरे को यहाँ से एंट्री करना था लेकिन मैं उस पॉइंट पर एंट्री नहीं कर पाया हूँ। डोंट बॉदर दिस थिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो ट्रेडिंग का है वो है टू प्ले इट विथ अ ग्रेट डिफेंस, नॉट विथ अ ऑफेंस। वो बोल रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमको डिफेंस हमारा स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। ऑफेंसिव होकर हमको ट्रेडिंग नहीं करना है, हमारे डिफेंस में हमको हमेशा चीज़ें सामने रखनी है। ये एज्यूम करना है कि हर वो ट्रेड ले रहे हैं वो एक रॉन्ग ट्रेड है, इस हिसाब से हमको डिफेंसिव तरीका अपनाने की ज़रूरत है। एंड
होपफुली आपका जो भी ट्रेड अगर आपने लॉन्ग करके रखा है और वो आपके डायरेक्शन में चल रहा है, उसको चलने दीजिए, उसको एंजॉय करिए। लेकिन अगर कोई सा ट्रेड लिए एंड वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, उसको टोटल एग्जिट करना है, तुरंत आउट होना है वहाँ से। इंपॉर्टेंट लेसन बता रहे हैं, डोंट बी हीरो, डोंट हैव एनी ईगो। बोल रहे हैं कि हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में ईगो रखने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा खुद से क्वेश्चन करो, खुद की एबिलिटी को क्वेश्चन करो। हमेशा पूछो कि क्या आप अभी कैपेबल हो, क्या आप सही हो। जिस दिन आपने ये बोलने लगे कि हाँ मुझे सब आता है, मैं कैपेबल हूँ, बहुत ज़्यादा एबिलिटी मेरे अंदर, समझ जाओ उस मोमेंट आप डेड हो जाओगे। उस मोमेंट आपको बहुत ज़्यादा धड़ाम से आपको मार्केट गिरा देगी। हमेशा अपनी एबिलिटी पे क्वेश्चन करो, हमेशा अपने एंट्री पे क्वेश्चन करो। आप इतने साल से मार्केट में हैं, तो एक ऐसा क्या बहुत इंपॉर्टेंट फैलेसी है, मतलब एक भ्रम भ्रांति चल रही है मार्केट में कॉमन लोगों के बीच। वो बताते हैं लोगों को ऐसा फील होता है कि मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, मार्केट के प्राइस एक्शन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। वो अपना एग्जांपल देते हुए बता रहे हैं कि देखिए, मैं दुनिया की किसी भी मार्केट में चले जाऊँ, ठीक है, मैं सिर्फ उसको कुछ टाइम, कुछ लम्हों के लिए उसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। अगर कोई करना भी चाहे, एक सेटअप ग्रुप है जो मैनिपुलेट करना भी चाह रहा है, तो अगर कोई सा मार्केट चल रहा है बेयरिश ट्रेंड में, ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए मैनिपुलेट करके थोड़ा सा बुलिश सिग्नल, थोड़ा सा बुलिश इल्यूशन दे सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जब वो स्टॉप करेंगे मैनिपुलेट करना ना, जो ट्रेंड है उसका वो वापस कैप्चर कर लेगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। मैनिपुलेशन परमानेंटली मैनिपुलेशन नहीं होता। अगर कोई करना भी चाहे सेटअप ग्रुप्स, तो बहुत ही स्मॉल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बस कोई कर सकता है। एंड मेरा ये मानना है भाई, मैनिपुलेशन नहीं हो सकता मार्केट में। जो प्राइस एक्शन है उसका मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। और क्या अदर मिसकंसेप्शन है जो बहुत ज़्यादा फेमस है वॉल स्ट्रीट में वो अरे एक और बहुत ज़्यादा फेमस है लोगों के बीच मिसकंसेप्शन, जो मेरी खुद मम्मा फॉलो करती है। लोगों को लगता है कि जो वॉल स्ट्रीट में लोग बैठे हुए हैं, राइट, उन लोगों को हर चीज़ पता है क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो मेरी मम्मा खुद, क्योंकि टीवीज़ में देखती है, वॉल स्ट्रीट में जो आते हैं मैगजीन्स वगैरह, जर्नल को पढ़ती है, एंड वो जो बोलते हैं वो एग्जैक्टली कर देती है, फॉलो करती है रिलीजियसली। बट ऐसा नहीं है, जो बैठे हुए इवन उनको भी कुछ नहीं पता है। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। जगदीश अगर पूछ रहे हैं कि आप किस प्रकार से दूसरों के ओपिनियन को साइड रखकर आपका जो खुद का ओपिनियन है आप उसी को फॉलो करते हैं। मान लीजिए अपना कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड है एंड 75 to 80% लोग अगर आपके अगेंस्ट हैं, तो किस प्रकार से आप मैनेज करते हैं ये सभी इमोशंस को। वो बता रहे हैं कि मैं वेट करता हूँ, मैं उस चीज़ का वेट करता हूँ। एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टाइम की बात है कि एक पर्टिकुलर क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट में मैं बियरिश था, मेरा व्यू वॉज बियरिश, है ना। एंड मैं एक ऐसे ट्रेडर को जानता था क्रूड ऑयल का, जो उस टाइम का बेस्ट ट्रेडर था मेरे पहचान में, एंड वो बुलिश था उस टाइम पर, ठीक है। तो मैंने थोड़ा वेट किया, प्राइस एक्शन को थोड़ा सेटल होने दिया वहाँ पर, एंड मेरे को जब एक सिग्नल मिला, मैंने तुरंत वहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई, एंड वो अल्टीमेटली बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक सक्सेसफुल ट्रेड मेरे लिए साबित हुआ। तो यहाँ पर अगर वो जो मेरा दूसरा फ्रेंड था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्रूड ऑयल का ट्रेडर था, उसके ओपिनियन से मैं इन्फ्लुएंस हो जाता, तो यहाँ पर मेरे को इतना बड़ा सक्सेसफुल ट्रेड नहीं मिलता। तो अल्टीमेटली यही है कि आपका जो एनालिसिस है, आपने जो कुछ आपका व्यू है, आपको अपने व्यू को फिक्स रखना है, उसको फॉलो करना है, क्योंकि वो आपका थिंकिंग है, ठीक है। आपको हमको दूसरे का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमने खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है, तो हमने कुछ एनालाइज करके बनाया है, एंड हमको उस पर थोड़ा सा स्टिक रहने की ज़रूरत है। अगर स्टिक नहीं है तो क्या होता है, हम तो अपना डिफेंसिव मोड अपना ही रहे हैं ना, हम अपने वर्स्ट के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर हैं ही है ना। इसलिए हमारा जो व्यू है हमको उसके साथ ही स्टिक रहना चाहिए। जैक्स अगर पूछ रहे हैं कि बहुत ही कम ट्रेडर ऐसे होते हैं जो आपके लेवल का अचीवमेंट कर पाते हैं लाइफ में, इन ट्रेडिंग करियर में, तो ऐसी क्या वो चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। पॉल टोडर जोनास बता रहे हैं कि देखो यार, कुछ चीज़ें जो मेरे को दूसरे से डिफरेंट बनाती होगी वो ये है कि पहली चीज़ तो अगर इस मोमेंट तक, अब तक जो भी चीज़ें हुई है, मैं उसको एक पास्ट मानता हूँ, मैं उसको हिस्ट्री मानता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए अभी से 3 सेकंड या 5 सेकंड पहले भी मैंने कुछ गलती की है ना, मैं उसको भूल जाता हूँ और वो हिस्ट्री का हिस्सा मानता हूँ उसको। मैं फोकस करता हूँ कि अभी से 5 सेकंड मोमेंट या आने वाले मोमेंट में मैं क्या करने वाला हूँ, उससे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। सेकंड चीज़ बता रहे हैं यार, मैं मार्केट से ना इमोशनल अटैचमेंट को हटाने की कोशिश करता हूँ। मैं मार्केट से कुछ भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखता हूँ, मैं हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। थर्ड चीज़ बता रहे हैं कि मेरा कुछ अगर पर्टिकुलर मैंने अगर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बना रखा है मार्केट को लेकर, तो मैं उस ओपिनियन को बाहर के लोग क्या ओपिनियन दे रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस होने नहीं देता हूँ, एंड उसको अवॉइड करता हूँ, है ना। अगर कोई ओपिनियन दे रहा है खुद का, मैं उसको अवॉइड करता हूँ, एंड मेरा जो ओपिनियन है, मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उस पर फर्म रहता हूँ, उस पर मजबूत कठोरता के साथ दृढ़ रहता हूँ उस पर। किसी पर्टिकुलर पोजीशन के प्रति लॉयल्टी ना रखना, क्या ये बहुत ही ज़्यादा आपका एक रूल है जिसको फॉलो करते हैं? यस, बता रहे हैं कि हाँ, अगर हमने कोई सा अगर पोजीशंस बना रखा है, अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा लॉयल्टी नहीं, इन द सेंस सिर्फ बायस नहीं है उसके प्रति,
तो ये एक हमको एक हॉराइज़न देता है, एक बड़ा हॉराइज़न देता है कि हम देख सकते हैं कि मार्केट के दूसरे साइड्स, दूसरे पहलुओं को भी देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है, बहुत ज़्यादा बायसनेस रखना, अगर कोई पोजीशन बना चुके हैं उसमें इतना ज़्यादा नहीं रखना है। अगर नहीं रखते हैं तो इससे क्या है, हमको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखने का एक मौका मिल पाता है। पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका अकाउंट अब इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है तो क्या ये ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट है आज के टाइम पे इसको मैनेज कर पाना सेम प्रॉफिटेबिलिटी के साथ? यस, एब्सोल्युटली। पॉल ट्रेडर्स बता रहे हैं कि यस, जितना ज़्यादा अकाउंट साइज़ बड़ा हो चुका है उसके बाद सेम काइंड ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है आज के टाइम पे। सो अगर पूछ रहे हैं अगर आपका अकाउंट साइज़ छोटा होता तो आप अभी जो रिटर्न दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे पाते? एब्सोल्युटली, विदाउट नो क्वेश्चंस बोल रहे हैं पॉल ट्रेडर्स। अगर मेरा अकाउंट साइज़ काफ़ी छोटा होता तो मैं ट्रिमेंडस रिटर्न जनरेट करके दे सकता था, बट ज़्यादा बड़े साइज़ के साथ ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क को हैंडल करने के साथ एक प्रकार का हल्का सा फियर भी आ जाता है, जिसकी वजह से अगर छोटा अकाउंट साइज़ होता ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा बड़े रिटर्न्स जनरेट कर सकता था। आपने अक्टूबर 1987 में जब मार्केट में क्रैश हुआ था उस टाइम आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स जनरेट किया था, क्या था इसके पीछे, प्लानिंग क्या थी आपकी? पॉल जोनस बता रहे हैं, पॉल ट्रेडर जोनस, कि यार ये जो क्रैश थे ना इसको हम एक साल पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे। 1986 से ही हम थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक मेजर फॉल आ सकता है। एंड जिस दिन फॉल आया था मंडे के दिन, तो हमने उसने जैसे ही हमको एक सिग्नल मिला हम बहुत सारे पोजीशंस अपना शॉर्ट करके बैठ गए। तो आप ऐसा आखिर क्यों किया आपने? हमको फ्राइडे के दिन एक सिग्नल मिल चुका था कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका था, वो भी रेड कैंडल के बाद। एंड सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ 1929 में जब क्रैश आया था ना उसके भी 2 दिन पहले सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप बना हुआ था। तो इस चीज़ को हम कहीं ना कहीं उसको एनालाइज कर चुके थे बहुत ज़्यादा थॉरोली, एंड सेम काइंड ऑफ हमको वहाँ पर एक सिग्नल मिला, एक हिंट मिला, तो हमने शॉर्ट किया बहुत सारी पोजीशंस। आपने कवर अप कब किया था अपने शॉर्ट पोजीशंस को? सेम डे ऑलमोस्ट बहुत सारी क्वांटिटीज़ को हमने जिस 19 अक्टूबर को शॉर्ट किया था, एंड बाय द एंड ऑफ अ डे बहुत ज़्यादा पोजीशंस को हम वहाँ पर कवर कर चुके थे, एग्जिट कर चुके थे, एंड उसी सेम डे पर ही हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका था। क्या आपको एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए? पॉल ट्रेडर्स बता रहे हैं कि हमने बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप्स को, सिस्टम्स को ट्राई किया है, बैक टेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा करने के बाद एक सेटअप हमको ऐसा हो जाए कि जो सच में बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊँगा नहीं वो सिस्टम क्या है। बस ये बता दीजिए कि वो किस प्रकार का है, वो कॉन्ट्रैक्टिंग है या फिर ट्रेंडिंग है, किस प्रकार का सेटअप है। बता रहे हैं ट्रेंडिंग सेटअप है, बता रहे हैं अगर हमको ज़्यादा बड़े प्रॉफिट जनरेट करने हैं तो हमको ट्रेंडिंग सेटअप्स को ही फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब कोई सा एक ट्रेंड कैप्चर होता है, राइट, ट्रेंड जब स्टार्ट होता है, एक रेंज से बाहर आता है ट्रेंड, तो ट्रेंड कितना ऊपर जाएगा, कितना ज़्यादा बड़ा मूव देगा, हम ये चीज़ को ज़्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ट्रेंड में जो मोमेंटम होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एंड अगर किसी को बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉफिट जनरेट करने हैं तो उसका जो सिस्टम होता है वो एक प्रकार का ट्रेंडिंग सिस्टम होना चाहिए, ट्रेंडिंग मूव्स को कैप्चर करने वाला सिस्टम होना चाहिए बड़े प्रॉफिट्स को कैप्चर करने के लिए। हमारा भी जो सिस्टम है, हम जनरली ट्रेंडिंग मूव्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको ऐसा फील होता है कि एक जो अच्छा सिस्टम है, ट्रेडिंग सिस्टम है, वो एक अच्छे ट्रेडर को आउट परफॉर्म कर सकता है? पॉल ट्रेडर जोनस का बोलना है कि जो एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम है ऑब्वियसली उसका एक एडवांटेज है, वो ज़्यादा अच्छे से रन हो सकता है, ज़्यादा अच्छे से उसका कंपटीशन हो सकता है। लेकिन जो एक अच्छा ट्रेडर होता है ना उसके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एडवांटेजेस हैं। क्यों? क्योंकि जो भी अल्टीमेटली जो भी मार्केट होता है वो ह्यूमन बिहेवियर से ही चलता है, राइट। एंड ये जो ट्रेंड हमने बना रखा है, ये जो सेटअप्स बना रखे हैं, वो भी किसी ह्यूमन ने ही बनाया है। एंड क्योंकि जो एक पर्टिकुलर सेटअप है, मार्केट में एग्जैक्टली सेम सेटअप हमको नहीं मिलते हैं, हर बार कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं। इसलिए जो एक अच्छा ट्रेडर होगा उसके पास एक एडवांटेज है, क्योंकि वो अपना खुद का स्किल्स, खुद के इमोशनल स्किल्स, खुद के जितने प्रकार के स्किल्स है उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए एक जो अच्छा ट्रेडर है ना, वो हमेशा एक अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम को आउट परफॉर्म कर पाएगा। आपका जो ड्रीम प्रोग्राम है कि आपने पॉवर्टी से जूझ रहे बच्चों के एजुकेशन को स्पॉन्सर किया है, ये क्या किससे इन्फ्लुएंस है? 60 मिनट्स बाय यूजीन से ये इन्फ्लुएंस्ड हैं? यस, बता रहे हैं कि मेरा जब उनके साथ एक बार इंटरव्यू हुआ था तो बातों बातों में मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली थी उनके थ्रू। एंड जब भी वो इंटरव्यू ख़त्म हुआ उसके विदिन 3 मंथ्स के बाद हमने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था कि जो पॉवर्टी से जूझ रहे हैं बच्चे, उनके लिए हम कहीं ना कहीं एक प्लेज करते हैं, उनके एजुकेशन वगैरह को स्पॉन्सर करते हैं। इस प्रकार का हमने स्टार्ट किया था अपना प्रोजेक्ट। किस प्रकार से ये आपके लाइफ का एक बड़ा पार्ट बन चुका है आज के टाइम पर? वो बता रहे हैं कि हाँ, आज के टाइम पर तो ये मेरे लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब रीज़न ये है कि अब ये मेरा मानना है कि अगर हमने कुछ अच्छा कर रखा है अपने लाइफ में, अगर खुद
हम अच्छा कर रहे हैं तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हम थोड़ा सा वापस दें, नेचर को भी वापस दें। अगर भगवान के ग्रेस से, भगवान की कृपा से हमको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं तो ये हमारा अधिकार हो जाता है। अधिकार इन से हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी कुछ वापस लौटाएं इस नेचर को, इस दुनिया को। इसलिए अब ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो चुका है जिसमें मैं लोगों की एंड पुअर बच्चों की एजुकेशन वगैरह बाकी सब चीज़ का ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। अब बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो अपने आप ऐसे ट्रेडर को देना चाहेंगे, नए ट्रेडर को, क्या है वो बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, डोंट फोकस ऑन मेकिंग मनी, फोकस ऑन प्रिवेंटिंग मनी। उसका कहना है कि पैसे बनाने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग में, अपने कैपिटल को, अपने मनी को प्रिजर्व करने पे फोकस करना चाहिए। अगर हम ये चीज़ कर पाते हैं, कैपिटल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो फाइनली यही बता रहे हैं यहाँ पर जैक डी स्वेगर। उनसे पूरा इंटरव्यू लेने के बाद उनको ये चीज़ समझ आई कि पॉल टोडर जोनस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े एक लेजेंडरी ट्रेडर रहे हैं। एंड उन्होंने, उनका जो करियर, स्टार्टिंग करियर है, स्टार्टिंग से ही वो जिस भी वेंचर में अपना हाथ डाले ना, सब में उनको सक्सेस प्राप्त हुआ है। लेकिन उनका जो ट्रेडिंग करियर है स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा था। उनको सक्सेस मिला था लेकिन उतना ही ज़्यादा फेलियर्स भी मिले थे। वो बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में 1979 में उनको गट फीलिंग के कारण जो एक शॉर्ट पोजीशंस किया था कॉटन ट्रेड में, उसने उनको ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन दिया था कि हमको डिसिप्लिन में रहना है, हमको रिस्क को मैनेज करना है एंड हमको हीरो नहीं बनना है। तो इस प्रकार से इस लेसन्स को उसने रेस्ट ऑफ द लाइफ अपने ट्रेडिंग करियर में उसको डालने की कोशिश किया एंड उसको फॉलो करते गए। एंड उसके बाद ज़िंदगी का उनका हिस्सा हो गया कि वो डिसिप्लिन में रहने लगे, पोजीशन साइज़ को मेंटेन करने लगे। एंड इसके बाद तो उनको बहुत ही ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स मिले थे, बहुत ही ट्रेमेंडस उनको सक्सेस मिला था। 1988 में जब पूरी दुनिया क्रैश में जूझ रही थी, उसके बावजूद अक्टूबर मंथ में इन्होंने 62% का रिटर्न गेन करके दिखाया था। कंसेक्यूटिव 5 सालों तक ट्रिपल डिजिट में इन्होंने रिटर्न दिलाए थे। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल इनका करियर रहा है। एंड इनके पास अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए अलग अलग दर्जनों टेक्निक्स हैं अपने रिस्क को मेंटेन करने के लिए। एंड एट लास्ट इनका बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रूल एंड वो बन चुका है, सूत्र बन चुका है कि प्ले बाय ग्रेट डिफेंस नॉट बाय ग्रेट ऑफेंस, है ना। तो ये मान रहे हैं कि हमको ट्रेडिंग में प्रॉपर एक अच्छे डिफेंस के साथ हमको खेलना है, ना कि ऑफेंस के साथ। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो इंटरव्यू था पॉल टूडर जोनस के साथ वो यहाँ पर एंड होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला इंटरव्यू भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा ये मानना है कि यार जिस प्रकार से मैं इंटरव्यू पढ़ रहा हूँ ना इस पर्टिकुलर बुक का, शायद ही यूट्यूब में किसी ने इस प्रकार से चैप्टर वाइज 1-to-1 इंटरव्यू को वीडियोस बनाकर डाला होगा। तो अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आई एक्सपेक्ट यार कि कुछ लाइक्स करो, आप शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।